तो आप इतिहास से कुछ सीखिए चाहे मत सीखिए, लेकिन इतिहास को कभी भूलिए नहीं। इतिहास में हमें बताया गया है, और यही हिंदुस्तान है जहाँ विदेशियों के आक्रमण से हमारी छतरानियों को जौहर करना पड़ा था। तो हवा में तो गर्मी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हवा में गर्मी मतलब जहाज कहीं जाने, आपका विधायक की जगह तमाचा मार सकते हैं? नहीं मार सकते, ये गलत। लेकिन हमें बच के रहिएगा तो मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं जी, अमर होकर थोड़े आए हैं। हम आतंकवादियों को माफ करना या ना करना ये ऊपर वाले का काम, लेकिन आतंकवादियों को ऊपर तक पहुँचा देना ये हमारे इंडियन आर्मी का काम है। जय हिंद। हम इस वीडियो में समझेंगे कि पाकिस्तान ने 1965 में कैसे हम पे अटैक किया, क्या कारण थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं रहने के बावजूद भी हम लोगों ने किस तरह से जंग जीता था। आइए शुरू करते हैं। 1947-48 में देश जैसे आजाद हुआ, भारत में कबायली के भेष में घुस गए सब। हरि सिंह के बेवकूफ़ी या शेख अब्दुल्ला की चालाकी या दुर्दयी जो गई है, इसमें हरि सिंह का अपना दिमाग काम करना चाहिए था। इन्होंने उस बहकावे में फंस गए और स्वतंत्र रहने का प्रस्ताव रख किया, जिस कारण से भारत में कबायली के भेष में भारत में पाकिस्तानी सैनिक घुस गए। घुसे तो भारतीय सेना जब यहाँ पे आई तो सबको जन्नत भेज दिया। इनको तो केवल जन्नत चाहिए, बाकी ऊपर वाला है नहीं डिसाइड करने के लिए। आतंकवादियों को माफ़ करना या ना करना ये ऊपर वाले का काम है, लेकिन आतंकवादियों को ऊपर तक पहुंचा देना ये हमारे इंडियन आर्मी का काम है। तो 1962 में पाकिस्तान को लगा 1962 की लड़ाई में हम लोगों ने बहुत बुरी तरह से हारा हुआ। यही मौका है किस पे हमला करने का, भारत पे। फिर से होगा गजब आएंगे, अजब हाल है यार। भारत पर क्या किया जाए, आक्रमण किया जाए। 65 में पड़ गया हमारे पास सूखा, और 62 की लड़ाई जब नेहरू जी हारे थे तो हर कोई इनको पूछता था कि भारत चीनी भाई भाई, हर कोई बोलेगा ना एयरफोर्स का यूज क्यों नहीं किया। लेकिन समस्या हुई, फिर हम आपसे पूछते हैं, नेहरू को छोड़िए, आपका विधायक पीटेगा एक तमाचा मार सकते हैं? नहीं मार सकते, ये गलत। लेकिन हमारे बच के रहिएगा तो मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं जी, अमर होके थोड़े आए हैं, अमर होके आए हैं, नहीं मार दीजिएगा, दे दीजिएगा। आप देखिएगा मिर्ज़ापुर मूवी में मुन्ना भैया गोली उसी को मारा है जो दोबारा पलट के नहीं चलाया है। मारे गुड्डू पंडित को मारे हैं? नहीं। तो आम कितना भी पीला हो जाए लोग दवा के चेक करता है पका है कि नहीं पका है। अबे कोई दवा के नहीं चेक करता है, पता है नहीं दबेगा। 1962 की लड़ाई में जब हम लोग हारे थे तो सेना का मनोबल एकदम टूटा हुआ था। पाकिस्तान ने इसी बीच कह दिया कि गुजरात का कच्छ मेरा, क्या कह दिया, गुजरात का कच्छ मेरा, और यहाँ पे हिल गया पूरा बवाल एकदम मचाने लगा, यहाँ पर आके खरमंडल मचाने लगा। लेकिन हद तो तब हो गया, यहाँ पे बलवंत राय मेहता का जहाज मार के गिरा दिया। उस समय मुख्यमंत्री थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका जहाज मार के गिरा दिया। लेकिन जब भारतीय सेना आई तो इन सब कच्छ का एरिया पूरा खाली है, बहुत बवाल हुआ है यहाँ पर, सबको मार करके एकदम बिछा दिया। कोई फायदा नहीं हुआ इन शस्त्रों को। अब यहाँ से अब याद रखिए बाबू, पाकिस्तानी लोग किसी भी लड़ाई को जो है उस लड़ाई में मजहब को जरूर घुसाएगा। सब यहाँ पे घुस गए पाकिस्तान कश्मीर में, जहाँ हमारी सेना को मारने लगे, आगजनी करने लगे। वो दिखाना चाहते थे तो कश्मीर की जनता भारत में नहीं रहना चाहती है, जिस वजह से पाकिस्तान क्या करना चाहता है, भारत में युद्ध करना चाहता है। उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर चालू किया, और ऑपरेशन जिब्राल्टर का हेड ऑफिस यहाँ पे बनाया था। ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत उसने सोचा कि कश्मीर के बाकी के हिस्सों से काट दें, और बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पे पाकिस्तानी सैनिक घुस गए। और हमारी सामने समस्या क्या था कि अभी 62 का जंग पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हुआ था कि एक और नई समस्या ने जन्म ले लिया है। नेहरू जी की मृत्यु के कारण भारत चीन युद्ध था। ढेर होशियार बनेंगे, गुट निरपेक्ष रहेंगे, 20 साल में जरूरत है तो 20 साल बोलेंगे, एयरफोर्स का नहीं यूज करेंगे तो सुनेगा कौन बात। उनके मृत्यु का साल नहीं था 62 का युद्ध, भारत चीन युद्ध था। अब हम लोगों के पास समस्या बहुत सारी थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब 65 में प्रधानमंत्री ये लाल बहादुर शास्त्री अचानक तो आए थे ना, इन्होंने देखा कि भारत के पास कई सारी समस्याएं हैं और पाकिस्तान के पास कई फायदे थे। उनके पास दुनिया का सबसे खतरनाक विमान था सेवर जेट, उसमें हीट सीकिंग मिसाइल लगी थी, जहाज के इंजन को सूंघ करके मार देता था। अब हवा में तो गर्मी का सवाल ही पैदा नहीं होता है, हवा में गर्मी मतलब जहाज का इंजन है, मार देता था। अब भारतीय जहाज में क्या था, बंदूक लगा था, उसको टेढ़ा करो, आगे मोड़ो, पीछे मोड़ो, ये तो दिक्कत वाला बात था। उसके जहाज में हीट सीकिंग मिसाइल है, बेंडर मिसाइल मारता था, एकदम जहाज को इंजन को सूंघ करके मार देता था। नेहरू अब उसके पास अमेरिका ही दिया था, अमेरिका ने उसके पास दिया था पैटर्न टैंक, दुनिया का सबसे खतरनाक पैटर्न टैंक, जिस पर बम मारा जाता था, झाड़ देता था कि गर्दा धूल की तरह झाड़ देता था। पूरी एशिया में ऐसा कोई हथियार ही नहीं था जो पैटर्न टैंक को मार गिरा सकता था।
पाकिस्तान का मनोबल 7वें स्थान पर था। यहाँ पे घुसा गुजरात में, कोई फायदा नहीं हुआ, सबको जन्नत भेज दिया। कश्मीर में घुस करके बवाल करा दिया, ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत सब लोग यहाँ पे घुस गए पाकिस्तानी सैनिक। लेकिन जब भारतीय सेना आई तो इन सबको मुंह तोड़ जवाब देना चालू किया यहाँ पर से, और एक के दिन में ऑपरेशन जिब्राल्टर का जो हेड ऑफिस यहाँ पे बनाया था, एक के दिन में उड़ा दिया। एक के दिन में ऑपरेशन जिब्राल्टर का हेड ऑफिस उड़ा दिया। तो भारतीय सेना ने यहाँ पे बहुत ही बहादुरी का परिचय दिया था। उसकी पाकिस्तानी सैनिक था, सब भागने लगा जहाँ था, लेकिन यहाँ पे उसकी एयरफोर्स ही भारी पड़ गया। हम पे एयरफोर्स की बंदूकों में मिसाइल लगी थी, और मिसाइल जहाज को ढूंढ करके खुद मार देता था। और हमारे साथ समस्या क्या था, हमारे पास नाट विमान था, सबसे घटिया जहाज था नाट विमान, और उसके पास हीट सीकिंग मिसाइलें, पेंटर मिसाइलें, मारदम, हमारी जहाज कोई उड़ने नहीं दिया। हद तो तब हो गया, श्रीनगर एयरबेस पर बम मार के चला गया वो लोग, और हम लोग देखते रह गए। तो भारतीय सेना भी कहाँ पीछे हटने वाला था, इन्होंने भी जुगाड़ लगा था। इन्होंने कहा, भारतीय सेना ने कहा कि हम इसके पाकिस्तान के सेवर जेट विमानों को हम लोग चकमा देते हैं। बहुत ही हाइट पर 10 को नाट विमान को उड़ाया। इसका ये जो पाकिस्तान के सेवर जेट विमान है, ये वाला पाकिस्तान का सेवर जेट विमान है, और ये वाला हमारा नाट विमान है। बहुत ही हाइट उड़ाया ताकि ये वाला इसकी पकड़ में आ जाए, और 10 नाट विमान को नीचे से उड़ा दिया ताकि ये वाला इसकी पकड़ में आगे नहीं करे। इसको था कि भाग आना, इसको था कि लौट आना, ये गया इसको मारने के लिए, ये चला गया इसको मारने के लिए। इसको लगा कि भाग रहा है भारतीय, मारो गजवाए, इधर ससुरा गजवाए तो बाप आ रहा है, और ये इधर से चला गया। लो जाओगे कहाँ, आगे घूंगा पीछे खाओगे खाई मराओगे। यहाँ पर पाकिस्तानी सेना के सेवर जेट विमानों को भारतीय सेना के नाट विमानों ने इस तरह से मारा कि पाकिस्तानी सेना की एयरफोर्स में कि अब एक भी सेवर जेट विमान उड़ान नहीं कर सकती है। लो इसे कहते हैं खौफ क्या होता है, और ये हमेशा से होता है। आप दुविधा समझिए इन गधों के पास, अगर ये वाला इसके खिलाफ उड़ान भरता है तो ये इधर से मारेगा जा करके, अगर ये उड़ान नहीं भरता है तो ऑलरेडी ये वाला हाइट पे मार देगा। जाओगे कहाँ, आगे तुम पीछे खाई मराओगे। यहाँ पर जब हमारी एयरफोर्स ने कहा कि टेंशन मत लो, अब पाकिस्तान का एक भी जहाज उड़ान नहीं भर सकता है, तो अगले दिन भारतीय सेना लाहौर पहुंच गई। लाहौर पर से स्कूल पर जो उसका जो पाकिस्तानी झंडा था उसको फेंक करके अपना तिरंगा लहरा दिया गया था। ये हकीकत है। तब पाकिस्तानियों ने अमेरिका का दिया हुआ पैटर्न टैंक निकाला। कोई बात नहीं, अमेरिका तुम्हारी सेवर जेट विमानों का टेस्ट हो चुका है, अब बारी है पैटर्न टैंक की। पैटर्न टैंक को मारने के लिए हमारे पास कोई ऐसा मिसाइल नहीं था, पूरी एशिया में नहीं था, तो हमारे पास क्या पूरी एशिया में नहीं था। इन सब लेकर के घुस गया राजस्थान के पास, पैटर्न टैंक को लेकर के घुस गया राजस्थान के पास। इधर खड़ी थे वीर अब्दुल हामिद। वीर अब्दुल हामिद 1962 की लड़ाई लड़े थे, और उसमें भारतीय सेना को देखे थे। कह रहे थे कि पहले तू आया है पिटाएगा, 62 का बदला भी तोरे से निकालेंगे। वीर अब्दुल हामिद के सामने जब पैटर्न टैंक आया तो मारे उधिया दिए वीर अब्दुल हामिद, पैटर्न टैंक को उधिया दिया, और उसकी सेना में खौफ फैल गई कि मत जाओ आगे मत जाओ। भारतीय के पास भी ऐसा मिसाइल है मारने के लिए जो पैटर्न टैंक को मार गिरा सकता है, और ये इतना खतरनाक था पैटर्न टैंक कि इसके जो कमांडर था उसको पूर्ण विश्वास था कि भारतीय के पास ऐसा कोई हथियार ही नहीं है, मिसाइल ही नहीं जो भारतीय पैटर्न टैंक को मार गिरा सकता है। सबसे आगे अपने ही लेकर के चल रहे थे पैटर्न टैंक। वीर अब्दुल हामिद मारे पहले उसी को उड़ा दिए, कमांडर को उड़ा दिए, ब्रिगेडियर को उड़ा दिए। ब्रिगेडियर की मरने के बाद उस ब्रिगेडियर की पत्नी, सेनापति की पत्नी जब भारत में आई थी, सब हाथ में सफ़ेद झंडा लेकर के हमें हमारे पति का लाश दे दीजिए, जनाजा पढ़ना। सबसे पहले भारतीय सेना ने उसे बैठा करके चाय पिलाया था। और यही हिंदुस्तान है जहाँ विदेशियों के आक्रमण से हमारी छतरानियों को जौहर करना पड़ा था। तो दुश्मनी में भी इंसानियत जिंदा रखते हैं, ये फर्क होता है कि इंसान और एक जानवर में। सबसे पहले उसे बैठा करके चाय पिलाया था। उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि देखिए उनका मरा हुआ बहुत टाइम हो गया था, इसीलिए हम लोगों ने इज्जत से जनाजा पढ़ के दफना दिया है। फिर आप फिलहाल आप जा सकती है, आपको चाय के सिवा कुछ नहीं दे सकते। चली गई थी वापस। इंडियन आर्मी चाहता तो उसको मार भी देता, लेकिन क्या ये इतिहास में कभी मिटता कि इंडियन आर्मी ने विधवा के ऊपर हाथ उठाया है? कभी नहीं मिटता ये। तो याद रखिए, दुश्मनी में भी हमें अपनी इंसानियत को जिंदा रखना है। हमें दुश्मनी में भी हमें अपनी संस्कृति को धूमिल नहीं करना है। और भारत की संस्कृति पूरे गौरवपूर्ण आज से रही है। यूनान, मिस्र, रोमा सब लुट गए जहाँ से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशान हमारा।
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। उसके अगले दिन से जो वीर अब्दुल हामिद के गोले बरसने लगे थे। वीर अब्दुल हामिद के पास RCL गन था, वो एक नॉर्मल गन होता है, कोई वो टैंक को नहीं मार सकता, लेकिन इन्हें पता था कि हर टैंक का कुछ ना कुछ पार्ट कमजोर होता है, वो वहीं पे वार करते थे। खैर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। वीर अब्दुल हामिद का RCL जीप और पैटर्न टैंक दोनों ने एक साथ गोले मारे। वीर अब्दुल हामिद के चिथड़े उड़ गए थे, उनकी बॉडी भी अच्छे से नहीं मिल पाई थी, कुछ टुकड़े मिले थे, उनको वहीं शहर में दफना दिया गया था। यहाँ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है, धामोपुर गाँव है उत्तर प्रदेश में, उनके याद में आज शहीद स्मारक बनाया गया है। जब भारतीयों को खून खोला तो यहाँ पे नहर का पानी खोल दिया। नहर का पानी इतना बढ़ गया कि उसका पाकिस्तान का जो टैंक था सर पानी में फंस गया। भारतीय उसके बाद ये हुआ कि भारतीय सेना ने 100 टैंकों को मार गिराया। पूरे इतिहास में भारत पाकिस्तान की एकमात्र बॉर्डर है, सीमा है, जहां आदमियों का कब्र नहीं बल्कि टैंकों का कब्र है, और उस पर नंबर प्लेट के साथ लिखा हुआ है पाकिस्तानी टैंक, स्पष्ट टांगा हुआ है पाकिस्तानी टैंक करके। ले जाओ, यहाँ पर ले जाओगे, जो तुम्हारा है तो उसको तो ले जाओगे नहीं। चला है कश्मीर को सपना देखने सजो ने, वाह। इसके बाद बच गई हमारी नेवी। तो हमारी नेवी के पास एक ऐसी जहाज़ थी जो बहुत ही सटीक मिसाइल मारती थी, लेकिन इसका रेंज ही काफ़ी ज़्यादा नहीं था। वो यहाँ पे लगा हुआ था। तो भारत वालों को अब यहाँ से यहाँ पर ले कैसे जाया जाए कराची के बंदरगाह तक, तो भारत वालों को जुगाड़ का कमी है। यहाँ गाड़ी का इंजन फेल होता है तो ट्रैक्टर से खींच करके ले जाता है, रस्सी से बांध करके, यहाँ से नाव में बांध करके लेके गया और यहाँ पर लगा दिया कराची के सीधानिया। जो इसके सीधानिया आया सबको मार करके वो दिया दिया। हालत ये हुआ था कि सब लोग कराची छोड़ करके पाकिस्तानी सैनिक भाग गए थे। यहाँ पर ग्वादर पे जाकर के शरण लिए थे, नहीं भागते तो फिर तो इसका जो हाल होता भैया वो तो पता ही था। बाद में दोनों देशों के बीच ताशकंद समझौता कराया गया। ताशकंद 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता कराया गया। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद देश में, और लाल बहादुर शास्त्री पर सारे देशों ने दबाव बनाया, मजबूरी में साइन करना पड़ा लाल बहादुर शास्त्री को। जब साइन किए तो भारतीय मीडिया ने क्या लिख दिया कि भारत के लाल बहादुर शास्त्री को लाल कहा जाता है, भारत के लाल ने भारत को ताशकंद में बेच दिया। अजीब हाल है यार। बेचारे 11 जनवरी 1966 10 को साइन किए, 11 सूर्योदय भी नहीं देख पाए थे। इनकी टेंशन से मृत्यु हो गई थी, सूर्योदय भी नहीं देख पाए थे, टेंशन से मृत्यु हो गई थी। एक प्रधानमंत्री जिनकी मौत विदेश में हो गई थी, बहुत कीमत चुकाए इस देश के लिए। 62 का युद्ध नेहरू का जान ले गया, 65 का युद्ध लाल बहादुर शास्त्री का जान ले गया। यही व्यक्ति था कहने वाला जय जवान जय किसान। उनके कहने पर किसानों ने बमबारी के बीच भी खेती नहीं छोड़ी थी, कश्मीर में खेती चालू थी, पंजाब के किसान खेती में लगे थे, क्योंकि वही व्यक्ति था कहने वाला जय जवान जय किसान। किसानों ने कहा था कि अगर सीमा पे बंदूक चला सकता है सैनिक तो हम हल चलाएंगे, न सीमा पे बंदूक, अगर हमारी हल रोकना है तो पहले बंदूक रुकवाइए, ना बंदूक रुकेगा ना हल रुकेगा, और हार तो होना फिक्स है। पाकिस्तान हारा भी था, और आज ये हालत हो गया है कि भारत एक भी मिसाइल मार देता है पाकिस्तान में तो अमेरिका आ जाता है चिल्लाने के लिए। 1999 की कारगिल की लड़ाई में जब हम लोग धो रहे थे पाकिस्तान को तो क्लिंटन थे उसमें वहाँ के राष्ट्रपति। हमारी APJ अब्दुल कलाम को धमकी दी है कि आप युद्ध रोके नहीं तो परमाणु हमले तक का अंजाम हो सकता है। अजीब हाल है यार। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा धमकी उनकी मत दीजिए, हिंदुस्तानी है, धमकियों के से नहीं डरते हैं, मारिए फिर हम भी मार देते हैं कि नहीं मार देते हैं। तो APJ अब्दुल कलाम अटल बिहारी वाजपेयी दिखने में बूढ़े थे, लेकिन जज्बा एक 20 साल के नौजवान वाला था। लड़ो तो हम भी लड़ेंगे, और हम नहीं लड़े रहते ना तो हमें भी खा गए रहते। हम अमेरिका यूरोप वाले का रिश्तेदार नहीं लगते हैं। इन लोगों ने 200 वर्षों तक शासन किया और इससे बुरा हाल करके गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड में। तो आप इतिहास से कुछ सीखिए चाहे मत सीखिए, लेकिन इतिहास को कभी भूलिए नहीं। इतिहास में हमें सताया गया है तो हमें भी अपनी औकात जरूर दिखाएंगे। हमें मौका मिलेगा तो हम भी अपनी औकात जरूर दिखाएंगे। जय हिंद।